हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गीक पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की आपकी क्लास होती है एमपीटेट और सीटेट स्पेशल क्लास। हर दिन हम देखते हैं सारे अलग अलग सब्जेक्ट, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की तैयारी निरंतर करते चल रही हैं। और सीटेट को लेकर कुछ दिन से मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि 5 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इस बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बन रहे हैं। मैंने भी सोचा कि एक अपडेट दूँ, लेकिन जब कुछ अपडेट हो तब तो दूँ। ये तो बस क्लिकबेट वाली बात हो गई है कि आप सब एकदम से बड़बड़ा के देखें वीडियो और लास्ट में यही बताएगा कि अभी ऑफिशियल कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैंने चेक की सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, और फिलहाल कोई भी इससे रिलेटेड न्यूज़ नहीं दी गई है। और जैसे ही दी जाएगी तो वो आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन फ़िलहाल 5 जुलाई को एग्ज़ाम टलेगा ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है, और संभावना भी नहीं है, क्योंकि जुलाई अभी काफ़ी टाइम है जुलाई में। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करेंगे सेशन। यस, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सभी को। ओके, तो रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, या इनमें से कोई नहीं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पे उष्ण कटिबंध कहलाता है वो एरिया। नेक्स्ट देखेंगे, लोयस का पठार कैसा है? हिमानीकृत है, जलकृत है, पवनकृत है, या नदीकृत है? हिम लोयस का पठार बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे गेस किया है, सॉरी फॉर दिस, सी बिल्कुल सही है। पवनकृत है लोयस का पठार। इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी जान लेंगे डिटेल से। देखिए, पवन द्वारा जो उड़ाई गई धूल होती हैं उससे जो जमा हो, एक जगह जाके से जमा होती जाती है धूल, तो इससे एक जो इकट्ठा हो जाता है उसको लोयस कहते हैं। ठीक है, लोयस कहलाता है। तो लोयस का नामकरण ही जो है इसी उस पे हुआ है। फ्रांस के अल्सास प्रांत करके ऐसे था, लोयस नामक एक गांव था, उसके आधार पे ऐसे किया गया था। यहाँ पे लोयस के समान मिट्टी के जो है इकट्ठा मतलब जमाव जो है मिलते थे, इस वजह से। ओवरऑल पवनकृत है लोयस का पठार, यानी कि पवनों द्वारा उड़ाई गई धूल से जमा होता है, जमा होकर बना हुआ। क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? सबसे वायु का सबसे निचला स्तर जो है क्षोभ मंडल होता है। ओवरऑल 5 स्तर होते हैं वायुमंडल के। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका इस क्वेश्चन के लिए, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ये घटता जाता है। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, या अरावली से? तो चलिए देख लेते हैं। आई थिंक एमपी टेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ पता होनी चाहिए है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है, अमरकंटक से निकलती है सोन, नर्मदा, महानदी आदि। इस 2-3 नाम दे दिए इसीलिए कि अगर आपको एक दो नहीं पता है तो उस हिसाब से। निम्नांकित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो गलत है मैच वो आपको बताना है। सिंह भूमि लौह अयस्क, रानीगंज कोयला, कटनी सीमेंट, गुंटूर चूड़िया, इनमें से कौन जो है किसके लिए किसका उत्पादन कहाँ नहीं होता है, वही वाला आपको बताना है जो गलत दिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका सही आंसर है, यानी कि ये गलत सुमेलित है। गुंटूर चूड़ियों के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि ये तंबाकू है, कपास है, लाल मिर्च है, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, चांदी, कांस्य, लोहा, लोहा, लोहा लिखा है, लौह या फिर लोहा है, ठीक है, तांबा। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जाता है सही, तांबा। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, एशिया? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी गेस किया है, दक्षिणी अमेरिका
बिल्कुल सही उत्तर है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर दक्षिण की ओर ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो फैली हुई है और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ओवरऑल ये 7 देशों में फैली हुई है। इसका विस्तार जो है 7 देशों में और सबसे ज़्यादा चिली में है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा? तो सबसे ज़्यादा तो ये भारत की जनता द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वीकृत है। नेक्स्ट देखेंगे, जनता के द्वारा, जनता के लिए, सब कुछ ऐसे ही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक अधिकार है मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। उसके लिए एक प्रॉपर आयु जो है वो निश्चित की गई है और ये संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी या धरना देने की आज़ादी? कौन सी चीज़ है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आती, उसको स्वतंत्रता हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है? वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आज़ादी। ये जो है आपके मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान, भारतीय संविधान में आपको पता है भाग 3 में मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है, परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ये सारी चीज़ें प्रदान किए गए हैं, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि क्या? वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। कब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर पाएगा? चलिए देखेंगे क्या होता है इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि बहुत अच्छा ये प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अनुच्छेद 54 में ये सारी चीज़ों का वर्णन है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब भाग ले सकते हैं। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तो उसे अधिकार नहीं होता है, ठीक है, वोटिंग करने का। संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है कब तक? अधिक से अधिक 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष, अधिक से अधिक 6 माह या फिर अनिश्चित काल तक? कब तक जो है आपातकाल प्रभावी रह सकता है संसद की मंजूरी के बाद? चलिए देखेंगे क्या होता है सही उत्तर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही सही है, अनिश्चित काल तक। ये बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जो है प्रावधान हुआ है और इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है। एक बार ये लागू होने पर ये 6 माह तक लगा रह सकता है, लेकिन संसद इसे 6 माह के बाद फिर से बढ़ा सकती है और ऐसा अनिश्चित काल तक कर सकती है। बेसिकली 6 माह माना जाता है इसका ड्यूरेशन, लेकिन उसके बाद संसद इसे आगे बढ़ा सकती है और जब तक चाहे आगे बढ़ा सकती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण, कीमतों में वृद्धि के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों के निवास करने के कारण या क्षेत्रीय असंतुलन के कारण? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि के कारण। आपको पता है भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और आपको पता है ये भी कि जनसंख्या मतलब ये राष्ट्रीय आय जो ये निकाली जाती है वो कैसे निकालते हैं?
जो भी जनसंख्या हो, कुल राष्ट्रीय आय को जितनी जनसंख्या उससे विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति की एक व्यक्ति कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है कि आय तो है टोटल जो है वो एक लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल ये आंसर हमारा क्वेश्चन तो कम ही आएगा। तो बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय इस वजह से कम रहती है। प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य काल, कुषाण काल, चोल काल, गुप्त काल। फिर से हिस्ट्री आ गई है ना। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, वास्तुकला है, साहित्य, संगीत, सभी क्षेत्रों में कई कई उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं, और इसीलिए जो है इसे भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को। किसी देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आमतौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? अराजकतावाद, सत्तावादी, राजाशाही, लोकतंत्र। यानी कि ऐसा सिस्टम रहे कि कोई सरकार हो या राजा हो या रानी हो या कोई भी हो जो राज कर रहा हो किसी देश पे, वो जिंदगी भर जब तक जिएगा तब तक राज करेगा, जैसे पहले होता था ऐसा सिस्टम। तो इसे हम कहते हैं क्या? जाहिर सी बात है राजशाही कहलाता है, और ये पहला सिस्टम चलता भी था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, एग्ज़ाम वाइज। एमपीटेट वाले कैंडिडेट्स के लिए सीटेट वाली प्लेलिस्ट ही है, मतलब कि मैंने उसको एडिट करके एमपीटेट उसमें नहीं इंसर्ट किया है, बाकी सीटेट ही लिखा हुआ है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सारी प्लेलिस्ट अरेंज कर दी है। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।